हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास जीपीएस। बच्चों, आज जो अपन देखेंगे नियंत्रण के बारे में। जो पढ़े थे अपन 8वां पाठ नया अध्याय में, उसी का आगे पढ़ेंगे। नियंत्रण के उद्देश्यों के बारे में, परिभाषा उसके बारे में बताया। इनका जो है बुधवार कब हुआ तो उसको भी बताया बच्चों, है ना, कि इसका माध्यम से किया जाता है। प्रबंध के नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को मालूम बच्चों, आपका जो है 12वीं वाले का टेस्ट पेपर लिया जा रहा है, जो है आपका 11 जो है जनवरी से लेने वाला है। आपको सभी को याद होगा। मैं एक बार फिर से आपको जानकारी दे रहा हूँ बच्चों। इसमें जो है आपको बताया गया है कि जो आपको पीडीएफ में सर जो है टाइम टेबल भेजा है, उसमें भी आपको पूरा डिटेल दिया गया है कि कब से कब तक यहाँ पर पेपर में आएगा। मेरे ख्याल सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करना है बच्चों। उसमें आपको जो है खुद का जो है आपको जितना बनाओगे उतना ही नंबर आपको प्राप्त यहाँ पर मिलेगा बच्चों। तो आप अच्छे से तैयारी करें बच्चों, ठीक है। आज के लिए बेटा उसके आप अच्छे से तैयारी करना। अगला पढ़ते हैं अपन नियंत्रण के उद्देश्य के अंतर्गत 12वीं में, है ना। आज जो है तीसरे भाग में तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर नियंत्रण एक विस्तृत शब्द है और विभिन्न स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के में उनके उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। सबका लक्ष्य अलग होता है। नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य योजना के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित कार्यवाही भी करना है, ताकि कर्मचारी की कार्य क्षमता में वृद्धि हो एवं कर्मचारी तथा नियोजन में वृद्धि, आय में भी वृद्धि हो। जितने हम कर्मचारी में आय में वृद्धि होगा, उसमें ही उनका जो है कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और साथ साथ जो है आगे जो है कंपनी को भी फायदा होता है। तो नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित: पहला, पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कार्य करना, अपना जो निर्धारित किया गया है। दूसरा बच्चों, यहाँ ज्ञात करना कि निर्धारित समय में निर्धारित कार्य पूर्ण हो रहे हैं या नहीं, इनका भी जानकारी लेना। अगला है तीसरा है सामग्री के दुरुपयोग को रोकना, वहाँ पर जो कमी हो रही है मतलब जो उसको दूर करना। चौथा, यहाँ पर उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करना, जितना हमारे पास साधन उसको कम से कम में अधिक से अधिक उपयोग किया जाना। पाँचवा है उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के मध्य उचित समन्वय जो है स्थापित करना में जो है। उसके बाद है छठवा है उत्पादित वस्तुओं की लागत को न्यूनतम करने का प्रयास करना, जितना कम लागत में बनेगा उतना ही उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। अगला है कर्मचारी व मालिक के मध्य उचित तालमेल बनाए रखना जो है। अगला है कार्य के दौरान होने वाली लापरवाही को रोकना वहाँ पर। अगला है वहाँ पर नौवां जो है कर्मचारियों और श्रमिकों को सदैव सावधानी पूर्वक कार्य करने के लिए सावधान रखना। फिर अगला है लागत के विभिन्न स्तरों पर लागत ज्ञात कर लागत को न्यूनतम करने का प्रयास करना, जितना उसमें लागत लग रहा है उसमें कम से कम लागत है। अगला है कार्य के दौरान आने वाली कठिनाइयों बाधाओं को ना है ना, ना आने देना, मतलब वहाँ पर कभी वहाँ पर कठिनाई या बाधा उत्पन्न ना हो, इन्हें दूर करना उसको। अगला है 11 नंबर जो है या 12 नंबर, प्रबंध में आने वाली या होने वाली अवस्था को रोकना वहाँ पर। अगला है बच्चा 13वां, कर्मचारियों के गलत कार्यों पर अंकुश लगाया जाता है। इस प्रकार नियंत्रण के जो है उद्देश्य हमने पढ़े हैं बच्चों। अब अगला देखते हैं नियंत्रण की विधियाँ तकनीक, हम किस प्रकार नियंत्रण कर टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ कंट्रोलर। तो नियंत्रण की विधियों को नियंत्रण तकनीकी या नियंत्रण के उपकरण या प्रणाली जो है को भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रबंधक का प्रमुख कार्य उपक्रम के कार्य को नियंत्रण करना होता है, जो यहाँ पर प्रबंधक करने वाला होता है। इस हेतु वह विभिन्न जो है तकनीकी या उपकरण, जिन्हें औजार भी कहा जाता है, उनका प्रयोग करता है जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पर, है ना। नियंत्रण की अनेक विधियाँ हैं, जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहले देखेंगे नियंत्रण की सामान्य विधियाँ बच्चों, दूसरा है नियंत्रण की विशिष्ट विधियाँ, मतलब कुछ खास विधियाँ। तो सबसे पहले देखेंगे आ में जो है नियंत्रण की सामान्य विधियाँ, जनरल मेथड ऑफ कंट्रोल। सामान्य विधियों से आशा है नियंत्रण संबंधी उन कार्यों से है जो किसी उपक्रम का प्रबंधक समान रूप से प्रयोग में लाता है। नियंत्रण की सामान्य विधियाँ निम्नलिखित है। पहला है अवलोकन द्वारा नियंत्रण, मतलब देखकर वहाँ पर अवलोकित कर उसमें जानकारी प्राप्त करना, जिसके माध्यम से नियंत्रण करना होता है ना। तो कर्मचारियों को कार्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन कर उन पर नियंत्रण करना अवलोकन द्वारा नियंत्रण कहा जाता है। यहाँ पर देखा है ना, यह नियंत्रण की बहु प्रचलित विधि है, बहुत पुरानी या ज़्यादा प्रचलित पुरानी है। इस विधि की विशेषता यह है कि इसमें जो है कर्मचारी और प्रबंधक जो आपका प्रबंधक अधिकारी के बीच संबंध स्थापित हो जाता है तथा बना रहता है। इसमें उपक्रम की अनेक समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती है। अब दूसरा देखें बच्चों, यहाँ पर जो है आपका है ना, तो दूसरा देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है आपको अंकेक्षण द्वारा नियंत्रण। अंकेक्षण का आशय है लेखा पुस्तकों का परीक्षण। यह दो प्रकार का होता है, आंतरिक अंकेक्षण और बाह्य अंकेक्षण। उपक्रम के वित्त से संबंधित विभागों के लिए आवश्यक होता है।
अगला है अभिप्रेरण द्वारा नियंत्रण, मतलब प्रेरित करते हुए उसको नियंत्रित करना। कर्मचारी को कार्य के प्रति प्रेरित करना अभिप्रेरण का द्वारा नियंत्रण है। यह नियंत्रण की उत्कृष्ट विधि है, इसे स्व नियंत्रण भी कहा जा सकता है। चौथा है नीतियों द्वारा नियंत्रण, नीतियों को भी नियंत्रण का एक साधन माना जाता है। इससे कर्मचारी का मार्गदर्शन होता है ना। तथा यहाँ पर जो है कार्य क्षेत्र एवं सीमा निर्धारित हो जाती है। निर्धारित नीतियों के विरुद्ध कार्य नहीं किया जा सकता, वहाँ पर जो नियम बना है। इस प्रकार कर्मचारियों पर नियंत्रण स्थापित हो ही जाती है। अपवाद द्वारा नियंत्रण, यहाँ पर अपवाद द्वारा नियंत्रण मतलब नियंत्रण की इस विधि में उपक्रम का प्रबंध अपवाद की स्थिति वहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हो जाती है। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, 2 मिनट है ना, डिस्टर्ब कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर जो है अपवाद द्वारा नियंत्रण होता है, ध्यान देना होता है तथा उन्हें समाप्त करने के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। उपक्रम में अपवाद की स्थिति का आशय उन कार्यों से है जो निर्धारित योजना के अनुसार नहीं हो रहा है। अगला है उदाहरण द्वारा नियंत्रण। यह जो है नियंत्रण का उत्कृष्ट साधन, मतलब एक अच्छा साधन कहा जा सकता है। अधिकारी का व्यवहार इस प्रकार हो जैसे वह अपने अधीनस्थों से चाहता है। प्रबंधक द्वारा अपने कार्य एवं व्यवहार का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने से अधीनस्थ कर्मचारी भी उसी प्रकार व्यवहार करेंगे, है ना। अगला बच्चों यहाँ पर अभिलेखों द्वारा प्रतिवेदनों द्वारा नियंत्रण, मतलब जो अभिलेख हमको मिलता है वो प्रतिवेदन के माध्यम से उसको नियंत्रण किया जा सकता है। समय समय पर विभिन्न शाखाओं से अभिलेख एवं प्रतिवेदन मंगवाकर उनकी जांच पड़ताल कर उसमें उपक्रम के कर्मचारी पर नियंत्रण रखा जा सकता है, ताकि सभी जो है उपक्रमों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए तिथियां निर्धारित होती हो। 8वां अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर नियंत्रण करना। अधीनस्थ जो है कर्मचारी के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर उन पर नियंत्रण रखा जाता है। अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर उच्च अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार अधीनस्थ जो अधिकारी एवं कर्मचारी पर नियंत्रण रखा जाता है। अनुशासनात्मक जो कार्यवाही द्वारा नियंत्रण, यह भी नियंत्रण की एक विधि है। नियम के विपरीत कार्य करने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक जो है कार्यवाही करना तथा उन्हें दंड भी देना होता है, मतलब कार्य के विरुद्ध करता है। इससे जो है कर्मचारी भयभीत रहता है तथा नियम के विपरीत कार्यवाही नहीं करते हैं। लिखित निर्देशों द्वारा नियंत्रण, मतलब जो है अधीनस्थ कर्मचारियों को परिपत्र एवं नोटिस जो है निर्गमित किया जाता है, जिसमें उनको अनेक कार्य के संबंध में निर्देश दिया जाता है, जानकारी दिया जाता है। शासकीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी के लिए उपयुक्त विधि है। निर्देश उपक्रम की नीतियों के अनुकूल हो तथा उनकी भाषा सरल एवं स्पष्ट हो, इस तथ्य पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो पहला नंबर हम पढ़े थे, उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे बच्चों नियंत्रण की विशिष्ट विधि, सरल विधि पढ़े थे। तो विशिष्ट विधि में पहले देखेंगे बजट द्वारा नियंत्रण, मतलब बजट नियंत्रण का आशय जो होता है बजट अनुमानों तथा वास्तविक परिणामों की तुलना करने की प्रक्रिया, मतलब अभी हुआ पहले हुआ जैसे भी हमको दोनों का तुलना करते तब उसके बजट तैयार हो जाता है ना। बजट नियंत्रण से इस बात की जानकारी होती है कि ऊपर अपने उद्देश्य की उपलब्धि में सफल हो रहा है या अथवा नहीं। लागत नियंत्रण, लागत नियंत्रण में इस बात का भी पता लगाया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई लागत क्या होगी तथा लागतों को कम कैसे किया जाए, इसके लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है उत्पादन नियंत्रण, मतलब निर्माणी उपक्रम की समस्त क्रियाएं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। निर्माणी संस्था के समस्त कार्यों को इस प्रकार नियंत्रण करना कि समस्त कार्य पूर्व नियंत्रित व्यवस्था के अनुसार जो है संचालित हो। किस्म या गुण नियंत्रण, मतलब उत्पादित वस्तुओं के गुण या किस्म को नियंत्रण करना किस्म या गुण नियंत्रण है। इसी नियंत्रण के कारण उत्पादित वस्तुओं का आकार एवं स्वरूप जो है आकर्षण एवं वस्तु अधिक उपयोगी होती है। इस प्रकार बजट नियंत्रण के अंतर्गत ध्यान देंगे बच्चों। अब अगला देखते हैं अपन जो है नियंत्रण की प्रक्रिया, नियंत्रण की प्रक्रिया के आवश्यक चरण या कदम कैसे उठाते हैं। प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड इंस्टॉलेशन, स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेसेस। तो नियंत्रण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण एवं निर्धारित प्रमापों को स्थापित किया जाता है। नियंत्रण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण औजार है। नियंत्रण का प्रयोग अत्यंत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए, अन्यथा गलत ढंग से नियंत्रण करने पर वही दुर्दशा होगी जैसे दशा कंपोज की अधिक गोली खाने से होती है। अर्थात नियंत्रण के लिए एक निश्चित विधि व प्रक्रिया का हो करना चाहिए, है ना। नियंत्रण की प्रक्रिया को निम्न भागों में बांटा गया। पहला कार्य प्रमापों का निर्धारण, दूसरा वास्तु प्रगति का मापन, तीसरा विचलनों की अंतरों की तुलना और चौथा है सुधारात्मक कदम उठाना और पांचवा है अनुगमन करना। तो सबसे पहले देखेंगे कार्य प्रमापों का निर्धारण है।
डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क। इस कार्य को करने के लिए प्रमापों का निर्धारण या प्रमापों को परिभाषित करना भी कहते हैं। प्रमाप का निर्धारण नियंत्रण प्रक्रिया का पहला कदम वहाँ पर बताया गया है, निर्धारण, है ना। तो इस संस्था के समस्त जो है व्यक्तियों के कार्य को प्रमाप निश्चित हो जाने से ज्ञात हो जाता है कि किस व्यक्ति को कहाँ पर कितने और कब किस प्रकार व कैसे कार्य कराना है, अर्थात एक निश्चित निर्धारित समय में एक व्यक्ति से कितने व कैसे कार्य की आशा की जा सकती है। अब देखेंगे प्रमाप क्या है। प्रमाप के लिए मानक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व उसके संबंध में निम्नलिखित निर्धारण करना ही प्रमाप का निर्धारण कहा जाता है। यहाँ पर जो दिया है आपको बच्चों, यहाँ पर दिया गया किसी कार्य के लिए कितनी सामग्री लगेगा, दूसरा है सामग्री का स्तर किस किस्म का होगा या क्या होगा, तीसरा है श्रम का स्तर मात्रा क्या होगी, है ना, एक निश्चित अवधि में कितनी उत्पादन होगा, कार्य हेतु क्या क्या सुविधाएं परिस्थितियां होगी, छठवां है संपूर्ण उत्पादन में कितना व्यय होगा, निश्चित अवधि में विक्रय की मात्रा क्या होगी, और 7-8वां देखेंगे विक्रय में लाभ की मात्रा क्या होगी आदि। तो प्रमाप निर्धारण एक निश्चित जो है विधि से विशेषज्ञों की सलाह से किया जाना चाहिए। प्रमापों के निर्धारण के बिना कार्य जो है प्रारंभ कर देना वैसे ही होगा जैसे हवा में महल बनाना या अंधेरे में तीर चलाना, है ना। कुंडज एवं मॉडल के अनुसार बोला गया यहाँ पर बच्चों, प्रमाप जो है निश्चित कसौटी होता है जिसके आधार पर वास्तविक कार्य प्रगति को मापा जाता है। तो बच्चों आज तो यही पढ़ेंगे, है ना। गुड डे लिस्निंग टू वाचिंग। तो आज आगे पढ़ेंगे बच्चों प्रमापों के प्रकार। गुड डे आज के लिए।